completed the introduction, electric current, then Ohm's law, limitations of Ohm's law, along with the temperature dependency of resistivity. And in this topic, we are going to start from the electrical energy and power 5 ig plus 10 volt. So ये कैसे लिखा होगा? minus 65 pi2 minus 5 ig plus 10 volt is equal to 0. ये अपना सेकंड केस हो गया, जिसको तुम कैसे लिख सकते हो? जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपलीफाई कर दे तो minus 13i2 minus ig is equal to minus 2. तो तुम ऐसे करके यहाँ से L को कैंसिल आउट करो, यहाँ से E को कैंसिल आउट करो, तो तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ. तुम्हें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना हो तो इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m. एक डायरेक्शन होता है, सपोज ऐसे डायरेक्शन होता है, ऐसे डायरेक्शन होता है पोटेंशियल अक्रॉस. सो व्हाई वी आर सेइंग दिस इज नॉट अ वेक्टर बट अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज़ ये लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता. सो दिस इज द रीजन इसको हम लोग वेक्टर में निकालते स्केलर बोलते हैं. Welcome to Study Unscripted. Myself Sakit, and this is the second lecture on the current electricity. In the first lecture, we have completed the introduction, electric current, then Ohm's law, limitations of Ohm's law, along with the temperature dependency of resistivity. And in this topic, we are going to start from the electrical energy and power, which is topic 3.8. So we have completed till topic 3.7 along with seeing the mobility also and different questions which is given in the NCERT book in text questions. So let's get started with the subtopic that is 3.9 electrical energy and power. Okay, what do you mean by the energy? First of all, जो energy होता है या power होता है, so energy हो या power हो, both are scalar quantity. ठीक है, तो इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता या ये कोई वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, सो एनर्जी की जो डायमेंशंस होती है दैट इज ml2 t-2 और पावर की जो डायमेंशन होती है कुछ नहीं करना, बस एनर्जी के डायमेंशन में डिवाइड कर देना उसको टाइम से. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्स्ट. ये क्या बोलना चाह रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसिडर कंडक्टर विथ एंड ए एंड बी इन विच करंट आई इज फॉलोइंग. ठीक है, तो ये रहा अपना कंडक्टर ए बी और यहाँ से कोई करंट आई फॉलो हो रहा है. सो यहाँ पे पोटेंशियल्स भी दे रखे हैं वी ए एंड वी बी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल वी ए जो है दैट इज ग्रेटर टू वी ई वी बी. अगर पोटेंशियल ग्रेटर रहेगा तब तो यहाँ से करंट फॉलो हो पाएगा ना, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कैसे दे रखा है, दैट इज वी ए माइनस वी बी विच इज ग्रेटर देन जीरो. ऑफकोर्स जब तुम हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से सब्सट्रैक्ट करोगे तब तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा. ठीक है, सो नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एनर्जी हियर. ओके, तब एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे? एनर्जी को तुमने अगर W से रिप्रेजेंट किया तो क्या होता है? Q इंटू V होता है. तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें करने वाले हैं. सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस विद द वैल्यू डेल्टा U. ठीक है, सो जो डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सब्सट्रैक्टेड विद द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये फॉर्मूला है, दैट इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस. नाउ यू शुड कीप इन माइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वी भी होना चाहिए था. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. ठीक है, तो चार्ज से तुमने मल्टीप्लाई किया उसके पोटेंशियल को, तो यहाँ पे तुमने चार्ज से पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कराया और सब्सट्रैक्ट कराया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से. तो अगर वी बी स्मॉलर था एज कम्पेयर टू वी ए तो तुम्हारा वो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है दैट इज जो तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द निगेटिव वन. ठीक है, निगेटिव क्यू डेल्टा वी, एंड यू नो दैट जो क्यू इंटू वी होता है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफ चार्जेस मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर द काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज अनचेंज्ड. नाउ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वुड देन इम्प्लाई दैट, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होगा. तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो मूव कर रहे हैं वो विदाउट कॉलिजन मूव कर रहे हैं थ्रू द कंडक्टर, तभी उनके जो काइनेटिक एनर्जी हैं वो चेंज होंगे और वो इस तरीके से चेंज होंगे कि वो कैंसल आउट कर सके. ठीक है, बैलेंस कर सके सबको. सो हियर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वुड इम्प्लाई, और ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है. यहाँ पे देखो this is change in kinetic energy is equal to IV delta T which is greater than 0. Also keep in mind जो kinetic energy होता है वो always positive होता है. ठीक है, और यहाँ पे kinetic energy भी scalar quantity होगा and it is always positive. और यहाँ पे IV delta T क्या है? तो तुम Q को कैसे लिख सकते हो? Q is equal to IT, तो IT into V. ठीक है, IT into V क्या होता है? That is kinetic energy या energy की वैल्यू के बराबर. Thus in case of charges where moving freely through the conductor under the action of electric field, the kinetic energy would increase as they move. So we have however seen earlier that on the average
चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विद द एक्सेलरेशन बट विद द स्टीडी वेलोसिटी। ओके, और ये जो स्टीडी वेलोसिटी होता है उनकी स्टीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन भी था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉलिजन विथ आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ऐसा होता है कि जैसे ये कॉलिजन करता है वो होता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। ओके, सोचो कि दो पॉजिटिव आयंस थे जो कि फिक्स थे, और वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेगेटिव आयन कैरियर है, और ये आके टक्कर खाता है इससे। ठीक है, तो यहाँ से टक्कर खाने के बाद अगेन स्ट्रेट लाइन में जाता है दूसरे के पास, और स्ट्रेट लाइन में तभी होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बट ये कर्वी हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, इस क्वेश्चन को भी तो कीप इन माइंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं कर पाता क्योंकि जैसे ही वो टक्कर खाता है किसी आयन से, डिफरेंट आयन से, तो इसकी जो एनर्जी होती है, एक्सेलरेशन होती है मानो की, वो बढ़ जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, और फाइनल वैल्यू जो हमें मिलता है ऑन एंड एवरेज दैट विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, हमें कोई एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता फाइनली। सो द एटम्स वाइब्रेट मोर विग्रसली, दैट इज द कंडक्टर हीट्स अप। सो actual conductor, an amount of energy dissipated as heat in the conductor during the time interval delta t is, तो यहाँ पे इसने दे रखा है, so the energy dissipated per unit time is the power dissipated। तो यहाँ पे देखो क्या इसने पावर का फॉर्मूला दे रखा है, पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, कीप इन माइंड, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू ml2 t-3। पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई, और P इज इक्वल टू वी आई तुम लिख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तुम V को VIR भी लिख सकते हो ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू दिस तुम पावर को I²R भी लिख सकते हो। नाउ अगर तुम I को V/R लिख सकते हो, सो बाय दिस तुम पावर को V²R भी लिख सकते हो। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें हम पावर्स को लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम किस बातों पे इस पावर को हमने यहाँ पे लिखा है, बस हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी जो डेसिपेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो पावर डेसिपेटेड हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एनर्जी डेसिपेट हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, द एटम्स वाइब्रेट मोर विग्रस, दैट इज द कंडक्टर हीट्स अप, दस द एक्चुअल कंडक्टर एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट। तो यहाँ पे हीट लॉस हो जा रहा है। ठीक है, सो उस चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगेन जो हमने वहाँ पे फॉर्मूलेस को ड्राइव किया, सेम चीज़ों को इसने ड्राइव किया यूजिंग द ओम्स लॉ। ओके, तो यहाँ पे भी एक होता है कि जब तुम सीरीज में किसी रेजिस्टर को देख सकते हो, तो उस केसेस में जब हम पावर फाइंड आउट करते हैं तो हम I²R की यूज़ करते हैं, एंड व्हेन वी आर यूजिंग द पैरेलल वन देन विल यूज द V²/R। ठीक है, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। नाउ फ्रॉम देयर तुम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल P एंड I। ठीक है, जब V कांस्टेंट होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, PV पावर का ग्राफ। ठीक है, एंड जब R कांस्टेंट होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वैसे तुम ग्राफ भी खुद से ही क्रिएट कर सकते हो फॉर्मूलाज को देख के। नाउ दिस इंपॉर्टेंट लाइन, एज द पावर लॉस जिसको हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं, इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R कैरिंग अ करंट I, सो इट इज दिस पावर विच हीट्स अप। तो ठीक है, तो पावर लॉस कैसे होता है देखो, हीट लॉस के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इनकैंडेसेंट रेडिएटिंग आउट हीट एंड लाइट। तो तुम देख सकते हो कि जब तुम कोई बल्ब लेते हो तो वहां पे भी पावर लॉस दिखता है, जिसमें हीट और लाइट के फॉर्म में भी पावर लॉस हमें देखने को मिलता है। ओके, सो इट इज द पावर विच हीट्स अप द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इनकैंडेसेंस रेडिएटिंग आउट द हीट एंड लाइट। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, पावर की वजह से हो पाता है। तो नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फ्रॉम वेयर द पावर इज कमिंग फ्रॉम, सोर्स क्या है पावर का। ठीक है, इसको देख लो, वेयर डज द पावर कम फ्रॉम। तो अब इस पावर का सोर्स क्या हो सकता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स होता होगा या कोई केमिकल सेल हो सकता है। ओके, सो एज वी हैव द रीजन बिफोर, वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स। देखो एक्सटर्नल सोर्स है टू कीप द स्टेडी करंट, ओके, throughout the conductor. It is clearly this source which must supply this power. In this simple circuit shown in the cell 3.11, ये रहा, heat is produced in the resistor R which is connected across the terminals of cell.
द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर कम्स फ्रॉम द केमिकल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे पावर का जो सोर्स है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट, या केमिकल सेल भी बोल सकते हो। ओके, सो इट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल विच सप्लाइज दिस पावर फॉर द लॉन्ग एज इट कैन। देन यूल हैव टू चेंज द सेल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वॉच में हम यूज कर रहे होते हैं या ट्रांजिस्टर्स में यूज कर रहे होते हैं। नाउ रीड दिस, द एक्सप्रेशन फॉर पावर जो इक्वेशन 3.32 एंड 3.33 में दे रखा था, shows the dependency of power dissipated in a resistor R on the current through it and the voltage across it। दो कौन से थे, लाइक दिस और एक था लाइक दिस, ठीक है। तो इक्वेशन 3.33 हैज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू द पावर ट्रांसमिशन। तो इक्वेशन कौन सा है 3.33 का, देखो ये रहे दोनों इक्वेशन, ठीक है। नाउ electrical power is transmitted from power station to homes and the factories which may be hundreds of mile away। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज सपोज करो कि यहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है और वहाँ जहाँ से तुम्हारा घर है वो 100 माइल्स की दूरी पे है, ठीक है। तो इतने दूर उस करंट को भेजना, वहाँ पे भी तो पावर लॉस में देखने को मिलेगा ना। सो via transmission cables, one obviously wants to minimize the power loss in the transmission cables connecting the power station to homes and the factories, so you'll have to minimize the power loss जो कि रास्ते में हो रहा है, ठीक है। So we shall see how this can be achieved। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है डिवाइस R to which the power P is to be delivered via the transmission cable having the resistance RC। तो कोई डिवाइस था R और उसके पास रेजिस्टेंस था RC का और उसके पास हमें पावर भेजना है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हम क्या करेंगे कि इसकी पावर लॉस मिनिमम रहे, ठीक है। So if V is the voltage across R and I is the current through it, then P is equal to VI, ये पावर को दिखा रहा है। So the connecting wires from the power station to device has the finite resistance RC। तो यहाँ पे देख सकते हो जो RC है that is the finite resistance। So the power dissipated in the connecting wires which is wasted is PC with, ये रहा जो पावर हमारा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से तुमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ये दोनों वेस्टेड पावर के फॉर्म्स है। तो इस चीज को तुम यहाँ पे अच्छे से समझ लो। सोचो कि यहाँ पे तुम्हारा होम था, ठीक है, इसके पास पावर सेंड करना था और जो पावर स्टेशन था वो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे था, ठीक है। यहाँ पे वो पावर स्टेशन था। तो हम यहाँ पे देखना है कि हमारा कितना लॉस हो सकता है, पावर जो हमारा वेस्ट हो सकता है। तो उसको इसने रिप्रेजेंट करा है पीसी से, पावर डेसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। सो पीसी यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर सी, और यहाँ पे आर सी है हमारा फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। सोचो कि हमारे घर पे मौजूद है हमारा कोई डिवाइस जिसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो तुम कह सकते हो पीसी इज इक्वल टू पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यहाँ से तुमने आई से इसको निकाला है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर सी। सो वी कैन से दैट जो हमारा पावर जो डेसिपेट हो रहा है वाइल ट्रांसमिशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर सी। ओके, so these two things is important। अब इसको देखो इसने क्या लिख रखा, so thus to derive the device of power P, the power wasted in the connecting wires is inversely proportional to V square। यहाँ पे देख लो inversely proportional to V square। The transmission cable from the power station are 100 of miles long and their resistance RC is considerable, okay, so which is directly proportional to RC। Now to reduce the PC, यानी कि जो हमारा पावर कंजम्पशन है या पावर जो डेसिपेट हो रहा है अगर उसको रिड्यूस करना है, सो दिस वायर कैरीज करंट एट द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव सीन दैट कि जो रास्ते में जो वो होता है पावर पोल्स होते हैं, जो केबल्स जहाँ से जा रहे होते हैं ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है हाई वोल्टेज, डेंजर जो साइन रहता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर लॉस, जो हमारा पावर डेसिपेटेड हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लोअर द पावर डेसिपेशन, कम लॉस करना चाहते हो, देन यूल हैव टू ट्रांसमिट द हायर वोल्टेज, ठीक है। सो बाय दिस पावर कंजम्पशन जो होएगा ना, पावर डेसिपेशन वो कम से कम हो पाएगा, ठीक है। सो अब देखो, to reduce the PC, this wire carry current at the enormous value of voltage V, and this is the reason for the high voltage danger signs of the transmission lines. A common sign, we move away from the populated areas। Okay, so this is important because यहाँ से statement और assertion दोनों create हो सकते हैं।
कि वाई हाई वोल्टेज डेंजर साइंस आर यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइंस। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज साइंस इसलिए यूज होते हैं बिकॉज पावर वहाँ पे कम से कम डेसिपेट हो सके, इसकी वजह से हाई वोल्टेज में उसको सप्लाई किया जाता है, बिकॉज पावर डेसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है। सो यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी एट सच वोल्टेज इज नॉट सेफ एंड हेंस at the other end a device called a transformer lowers the voltage to a value suitable for use। और फिर वो जो पावर लाइंस जब आके किसी ट्रांसफार्मर से मिलते हैं तो वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास हम उसको रिड्यूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, जैसे देखते हो ना, वीपी, वी सेकेंडरी, करंट इज प्राइमरी, करंट सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइंडिंग जो होता है एनपी एनएस। तो ये अगेन एक फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर्स का, जब इसको हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। सपोज करो कि जो तुम्हारी जो प्राइमरी वोल्टेज आ रही होती है अगर वो हायर होती है, अगर उसको रिड्यूस करना है तो उसको हम करंट के साथ रिड्यूस कर सकते हैं या उसको नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। सो ट्रांसफार्मर हियर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल कि कैसे उस हाई वोल्टेज को कंज्यूमेबल अमाउंट तक लाने के लिए वो क्या करता है, कितने करंट की ऊपर नीचे करता है और कैसे वो सप्लाई करवाता है अपने घरों तक, ठीक है। बिकॉज सोचो कि खुद सोचो, ट्रांसफार्मर जो आया वहां पे तो वोल्टेज उतना था जितना हमारे घरों के पास सीधा आ सकता था, ठीक है। बट जब ट्रांसफार्मर के पास जो वायर्स आ रहे हैं उसके पास तो हाई वोल्टेज साइन होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इसी वोल्टेज को वो रिड्यूस कर दे रहा है उस अमाउंट तक जिस अमाउंट तक हम अपने घरों तक डायरेक्ट इसको ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल्स, ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द सेल्स या बैटरी, तो बस इतना समझ लो कि दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर तुम इसको सोर्स ऑफ चार्ज बोलोगे तब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज बिकॉज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तुम्हारा गलत है और ये तुम्हारा करेक्ट है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो लेट्स रीड दिस पैरा। So we have already mentioned that the simple devices to maintain the steady current in an electric circuit is the electrolytic cell, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करना होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर तुम्हारा पोटेंशियल मेंटेन हो पाता है तो जिसकी वजह से हमें एक स्टीडी करंट मिल पाता है, TDI. So we'll use the electrolytic cell. Now basically a cell has two electrodes, positive and the negative. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखो उसने शो कर रखा है इस चीज को। सो सपोज करो कि दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट और ये रहे उसके A और B पॉइंट, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव और ये रहा निगेटिव। So let's read this first. So these are immersed in the electrolytic solution, dipped in the solution. Now the electrodes exchange the charge with the electrolyte. तब पहले देखो कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ स्केच ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल विद द पॉजिटिव टर्मिनल P एंड द नेगेटिव N। सो द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज द एक्सैगरेटेड फॉर क्लैरिटी। तो इसको कर लो हाईलाइट, गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज एक्सैगरेटेड फॉर क्लैरिटी। A and B points in the electrolyte typically close to P and N, ठीक है, द सिंबल ऑफ प्लस सेल, ठीक है। तो इसको आगे देख लेते हैं। तब देखो क्या है, तो अभी हमें पता चलता है जो अपना इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वो डिप्ट है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। ये रहा अपना दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और ये रहे अपने पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा अपना निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V प्लस एंड दैट इज ग्रेटर देन 0 बिटवीन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज V प्लस और ये 0 से बड़ा है, इसको बस दिमाग में रख लो। नाउ सिमिलरली द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स डेवलप्स अ नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज -V और यहाँ पे एक -V पोटेंशियल जनरेट हो जा रहा है। नाउ relative to the electrolyte adjacent to it marked as B in the figure, where when there is no current the electrolyte has the same potential throughout, so that the potential difference between P and N, so the difference is called the electromotive force EMF of the cell। तो देखो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल रहा है अपने पास EMF का, ठीक है। सो व्हाट इज द EMF और ये किस कंडीशन में हम बोल पाते हैं EMF है, तो उसको देखो। सो दिस EMF इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
टर्मिनल्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मान लो। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इसको कैसे लिखोगे? ओके, अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, व्हेन नो करंट, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा होगा तभी हम ईएमएफ को डिस्कवर कर सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। बट कीप इन माइंड, ये जो फोर्स है, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई फोर्स है और इसका यूनिट कोई न्यूटन नहीं होने वाला। ये इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या था, एक वी प्लस था टी वाले का, और यहाँ पे तुम एक और जो पोटेंशियल था दैट वाज वी माइनस, है ना, माइनस माइनस वी, ठीक है। सो ये क्या हो गया, वी प्लस प्लस वी माइनस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इसने दे रखा है। नाउ कीप इन माइंड दिस इज नॉट द फोर्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट अ फोर्स। अब ये किसके बारे में बोल रहा है, ईएमएफ के बारे में बोल रहा है। द नेम ईएमएफ however is used because of the historical reasons and was given at a time when the phenomenon was not understood popularly, ठीक है। तो ईएमएफ को हमने टर्म्स जो फोर्स के साथ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये तब यूज हुआ था जब हम इस प्रॉपर फिनोमिनन को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। बट नाम वही रह गया, बट बाद में हमने इसको समझ लिया कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। So to understand the significance of EMF, consider a resistor R connected across the cell. Current I flow across the resistance R from C to D. As explained before, the steady current is maintained because of current flows from N to P through the electrolyte. तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, बस एक इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें समझना है ठीक से, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका समराइज फॉर्म में बस ये होगा, ईएमएफ जो हमने निकाला विच वॉज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस जब कुछ करंट हो, ठीक है, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता कहाँ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो तब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा देन इट विल बी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई कुछ नहीं, यहाँ पे आई है करंट जो कि फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि निगेटिव साइन क्यों लिया गया है, निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन आ रहा है बिकॉज देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जब तुम्हारा करंट आई फ्लो हो रहा था तो कैसे हो रहा था, पी सी डी एन, ठीक है, ऐसे हो रहा था करंट फ्लो। बट जब तुम इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हो तो देखो, जब तुम बाहर की तरफ हो तो ए टू बी हो रहा है फ्लो, बट जब तुम इलेक्ट्रोलाइट में हो यहाँ पे बी टू ए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो अपोजिट हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और इस चीज को इसने लिखा भी है। सो बाय दिस वी कैन से दैट यहाँ पे असर्शन रीजन अगेन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, नोट दैट द नेगेटिव साइन ऑफ द एक्सप्रेशन आई आर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज बिकॉज द करंट आई फ्लोज फ्रॉम बी टू ए इन द इलेक्ट्रोलाइट। सो कीप दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड, ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस की बातें करने वाले हैं, जिसमें हमें ये बस पता करना होता है जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर है वो काफ़ी स्मॉलर होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट सिचुएशन। बट जब तुम किसी प्रॉपर रेजिस्टर की बातें कर रहे होते हो, किसी सर्किट की बातें कर रहे होते हो, यहाँ पे सेल होता है, जहाँ पे बैटरीज होती हैं, तो वहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट नहीं कर पाते बिकॉज ये काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट वन, ठीक है। तो देखो कैसे इसने बोला है, in the practical calculation the internal resistance of the cell in the circuit may be neglected, may be not always, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान देना, मे भी नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज जो करंट फ्लो होगा ना उसकी वजह से जो ईएमएफ होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा उस इंटरनल रेजिस्टेंस से, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बातें कर रहे होते हैं। बट इन एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही छोटा वैल्यू रहेगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस का। सो वी कैन से दैट the internal resistance of dry cells however is much higher than the common electrolytic cells. तो this is important, यहाँ पे लिख लो dry cell is greater than electrolytic solution। यहाँ पे हम internal resistance की बात कर रहे हैं, ठीक है, electrolytic solutions, sorry electrolytic cells है ना, और dry cells। Now let's move to the next line. So we also observed since potential difference across R we have from the Ohm's law। तो Ohm's law से हमने देखा था V इक्वल टू आई आर। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा था। तो अगर तुमने इस पे अपना Ohm's law अप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा।
सो तुम यहाँ से एक और दूसरा फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। तुमने आई आर प्लस आई आर लिखा, यहाँ पे ई लिखा, तो तुम करंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ईएमएफ डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो तुम कह सकते हो कि एक नया फॉर्मूला में दिखता हुआ मिल रहा है। नाउ अगर तुम्हें आई मैक्स चाहिए होगा, करंट की वैल्यू काफी मैक्सिमम चाहिए, सो इन दिस सिचुएशन अगर तुम जो तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर तुमने उसको जीरो ले लिया तो तुम्हारी आई मैक्स मिल जानी है तुमको, ठीक है। सो नाउ मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज फॉर आर इज इक्वल टू जीरो एंड आई मैक्स जो हो जाएगा ई बाई आर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ई बाई आर, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। So, however, in most of the cells of maximum allowed current is much lower than to prevent the permanent damage to the cell. But majority of the cells ऐसे होते हैं जहाँ पे हम R is equal to 0 नहीं ले पाते, because वहाँ पे करंट इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि उसके सर्किट को ही वो डैमेज कर सकती है, ठीक है। So, we have completed this topic. This was a good topic. अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं, that is cells in the series and in the parallel combination. Now, यहाँ पे two cells of EMF E1 and E2 दे रखा है, ये सीरीज कंडीशन की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लो कि R1 और R2 तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं, ठीक है। नाउ तो इसके इक्विवेलेंट कनेक्शन को यहाँ पे इसने AC के साथ शो करा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके मेन फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सो विल सी दैट। सो यहाँ से क्रिएट होते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको फील करो कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन विच इज गिवन बाय द एनसीईआरटी ओनली। तो यहाँ पे देखो, पहले तुम यहाँ पे ईएमएफ को देखो और उसके रेजिस्टेंस को देखो, तो तुम देख सकते हो दोनों की पोलैरिटी सेम है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये और इधर से करंट आ रहा है, दिस वाज R1, दिस इज R2, दिस इज E1, दिस इज E2, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। तुम इसको ऐसे कर लो, ठीक है। देन यू कैन डू द इक्विवेलेंट, यहाँ पे E1 और E2 का इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी लाइक E1 प्लस E2, और जो R1 का जो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी R1 प्लस R2। बस हो गया, इतना ही है। बट व्हाट अबाउट जब पोलैरिटी चेंज होता, तो अगर एक क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा फ्रेम हो, इसमें देखो, तो इस सिचुएशन में पोलैरिटी अलग है, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे पोलैरिटी देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये दोनों की पोलैरिटी सेम है बट इसकी पोलैरिटी अपोजिट है। तो यहाँ पे जब तुम ई इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये कुछ ऐसे लिखोगे, E1 प्लस E2 माइनस E3, और R इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो बाय दिस यू कैन इजिली सॉल्व इट। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं कि जिससे कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के फ्रेम हो सके, ठीक है। सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। यहाँ पे देखो, इसने जो क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे इक्विवेलेंट में E1 प्लस E2 को ऐड किया, R में R1 प्लस R2 को ऐड किया, ठीक है। सो दैट्स नथिंग टफ हियर। अब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज में दिख रहा है, जिसमें 3.42 में इसने शो करा है, देखो 3.42 का है, ये रहा 3.42। ऐसा कुछ नहीं है, तो बस तुमने सीरीज का देख लिया कि सीरीज में तुमने कैसे देखना है पोलैरिटी को, और फिर तुम कैसे इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट को तुम फाइंड आउट कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द पैरेलल वन, तो उससे जाने से पहले देख लो, यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं इसके। द रूल्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियरली कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ सेल्स, ओके। फर्स्ट रूल जो है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स इज जस्ट द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ। तो ये बोलना क्या चाहता है, अगर ये इक्विवेलेंट तुम निकाल रहे हो और यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 ये फर्दर है, तो तुम कुछ नहीं करना, बस तुम सारे को ऐड कर दो और वही तुम्हारा ई इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो बस ऐड करना है। जो सेकेंड वाला है, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल इज जस्ट द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। और आर इक्विवेलेंट में भी सिमिलर केस है, अगर तुम्हारा R1 प्लस R2 टिल RN तक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर देना है। बट यहाँ पे ई इक्विवेलेंट में तुम्हें बस एक चीज को ध्यान रखना है, वो है पोलैरिटी। तुम्हें देखना है कि कौन से नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कैसे कनेक्टेड है, जिसको हमने एग्जांपल के साथ देखा था, ठीक है। नाउ दिस इज सो व्हेन द करंट लीव्स द each cell from the positive electrode if in the combination the current leaves any
cell from the negative electrode, the EMF of the cell enters the expression E equivalent with a negative sign. इसको हमने देखा था कि कैसे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को तुम मैनेज करके देख सकते हो कि तुम्हें कहाँ सब्सट्रैक्शन और कहाँ पे एडिशन यूज करना है ऐसी जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन शो हो रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे भी तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पोलैरिटी ध्यान में रखनी है। तो देखो ये कैसे होगा। सपोज करो कि ये तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रहा सर्किट, ये रहा E1 E2 E3 और ये R1 R2 R3 है। तो तुम देखो इनकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है। तीनों की पोलैरिटी सेम है, ओके। तो तुम जब E इक्विवेलेंट लिखने आओगे तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे ये जो तुम वैल्यू लिख रहे हो ना यहाँ पे 1/R1, दैट इज नथिंग बट द R इक्विवेलेंट के लिए, क्योंकि ये पैरेलल में है, दैट इज वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। और अगर सीरीज में होता तो बस हम R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसे हम सीरीज में देख रहे थे। एंड दिस इज पोलरिटी फॉर द सॉरी दिस इज फॉर द करंट, ठीक है। तो E1/R1, तो तुम यहाँ पे I1 को फाइंड आउट कर रहे हो ना E1/R1 से। सो बाय दिस तुम करंट के ऊपर लिख रहे हो टोटल करंट, और यहाँ पे तुम लिख रहे हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो बाय दिस वी आर एबल टू गेट द इक्विवेलेंट पोटेंशियल हियर, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड कि अगर यहाँ पे पोलैरिटी कुछ और होती, जो EMF हम यूज कर रहे थे, जो पोटेंशियल हम यूज कर रहे थे, सो इन दिस सिचुएशन तुम अदर एग्जांपल देखो जिसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। सोचो कि ये कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे क्या होता। तो यहाँ पे जब तुम EMF सॉरी E इक्विवेलेंट लिखने आ रहे होते तो तुम इसको ऐसे लिख रहे होते, E1/R1 प्लस E3/R3 माइनस E2/R1 सॉरी E2/R2 होगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। तुम देख सकते हो इन दोनों की जो पोलैरिटी है वो सेम है, E1 और E3 की, और जो E2 की है वो अपोजिट है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग द नेगेटिव साइन हियर, ओके। नाउ जब तुम R इक्विवेलेंट लिखने आओगे तो R इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, जैसे कि तुमने ऊपर वाले केस में लिखा था वैसे ही तुम नीचे वाले में भी लिखोगे। यहाँ पे वो तीनों ऐड हो जाएंगे नॉर्मली, ठीक है, इन देयर रेसिप्रोकल फॉर्म। तो तुम ऐसे करके E इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। और सीरीज और पैरेलल का हमने दोनों देख लिया। अब यहाँ पे देखो R इक्विवेलेंट इसने कैसे लिखा हुआ है, बस सेम तरीके से हमने लिखा हुआ है। E इक्विवेलेंट भी उसने ऐसे ही लिखा हुआ है, बस तरीका अलग है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमने नहीं देखा। जो भी इंपॉर्टेंट है ये इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसको अप्लाई करोगे तो इससे तुम क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चंस को इसने यहाँ पे दिखा रखा है, बस इनका तरीका अलग है, बाकी तुम फील कर लो, ओके। यहाँ पे देखो इनकी पोलैरिटी सेम है, पोलैरिटी सेम है, तो यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट होगा वो कोई अलग साइन नहीं होगा, दोनों की साइन सेम होंगे। और हम जनरली इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ डिफरेंट फार्मूलाज नहीं है, तो बस R इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला हो सकता है पैरेलल के लिए, तुम ऐसे लिख लो लाइक 1/R1 प्लस 1/R2 है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, हो गया। ऑल्सो जो हमने जो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा है इसको तुम डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो तुम कैसे डायमेंशनली चेक कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे E इक्विवेलेंट लिखा, तो तुम देखो E1/R1 क्या होता है, वो करंट की वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाई 1/R1, या तुम 1/R इक्विवेलेंट लिखो तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो I इंटू R इक्विवेलेंट, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, E इक्विवेलेंट आ जा रहा है, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन क्रॉस चेक। बाकी यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, ओके। अगर सेम रेजिस्टेंस n टाइम्स है तो तुम उसको R/n लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे इसने दे रखा है। नाउ नथिंग मोर, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3.12 किरचॉफ्स रूल। यहाँ पे दो रूल होते हैं, एक होता है जंक्शन रूल
और दूसरा है लूप रूल, ठीक है। तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। तो electric circuits generally consist of number of resistors and cells interconnected sometimes in the complicated way. We know that एक सर्किट अगर ड्रॉ हो रहा है तो उसमें कितने सेल्स और कितने रेजिस्टर्स है वो कुछ फिक्स नहीं होते, वो कितने भी लग सकते हैं। सो द फॉर्मूला वी हैव derived earlier for the series and the parallel combination of resistors are not always sufficient to determine all the currents and the potential difference in the circuit. यानी कि जो भी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो, आफ्टर दिस जहाँ पे हम नंबर ऑफ सर्किट्स, नंबर ऑफ बल्ब्स या कुछ भी हम यूज़ करते हैं किसी सीरीज में या किसी पैरेलल में, तो सफिशिएंट नहीं हो पाते हमारे आंसर्स को फाइंड करने के लिए। सो फॉर दिस पर्पस हम दो रूल्स को देखते हैं, दैट इज द किरचॉफ रूल्स, and this is very useful for this analysis of the electrical circuits. So given a circuit, we start by labeling the current in each resistor by symbol I. We know that directed arrow indicates the current I flow along the resistors in the direction indicated. If ultimately I is determined to be positive, the actual current in the resistors in the direction of the arrow. तो ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको तुम हाईलाइट करो। तो ये बोलना ये है, सपोज करो कि ये कोई सर्किट था, यहाँ पे जो भी रेजिस्टर था, जो भी पोटेंशियल था, जो भी यूज हो रहा था, अगर तुमने डोनेट किया था कि यहाँ से आई मूव हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा जो फाइनल वैल्यू आया उसमें करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, सो इससे ये पता चलता है तुम्हारी करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। बट अगर तुम्हारी करंट की जो आंसर आई वो निगेटिव आई, तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी जो डायरेक्शन थी वो गलत है और वो A to B नहीं, वो B to A होनी चाहिए थी। तो बस हो गया। सिमिलरली फॉर ईच सोर्स, सेल हो या सम अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हो, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमने देखा था, एंड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर लेबल्ड एज वेल एज द डायरेक्टेड एरो ऑफ द सिंबल ऑफ द करंट फॉलोइंग थ्रू द सेल। सो दिस विल टेल अस द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Vp माइनस Vn। तो जो हमारे पोटेंशियल की जो वैल्यूज थे, जैसे कि V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, तो ये जो वैल्यू था, आप सपोज करो जो I का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए या सेम डायरेक्शन हो, I पॉजिटिव या निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑन दिस बेसिस हमारा जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट होकर ऐसा भी दिखने लग सकता है, ठीक है। यू कैन चेक इट। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द फर्स्ट रूल, दैट इज द जंक्शन रूल। सो लेट्स रीड दैट। At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the currents leaving the junctions. This is quite simple and we can say that ये जो junction rule होता है, यहाँ पे जिस लॉ को फॉलो किया जाता है, that is the conservation of charge. So conservation of charge followed here. यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस मैं बता दे रहा हूँ, डायग्राम्स दे रखे हैं इसमें नहीं। तो सपोज करो कि ये एक जंक्शन है, यहाँ से एक करंट I आया है, ठीक है, और यहाँ पे करंट I1 और I2 हो जाते हैं। सो दिस इज द जंक्शन, और तुम कह सकते हो हियर I1 जो है, सॉरी I जो है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। सो ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड द जंक्शन लॉ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। This applies equally well if instead of a junction of the several lines we consider a point in a line, ठीक है। तो देखो तुम अब उसमें पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो जंक्शंस की जगह पे, तो वहाँ पे भी चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है। नाउ द प्रूफ ऑफ दिस रूल फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन द करंट्स आर स्टेडी, यानी कि वो कांस्टेंट से जा रहे हैं, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन और एट एनी पॉइंट इन अ लाइन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम कह सकते हो जब करंट स्टेडी होगा तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है चार्ज का किसी भी जंक्शन पे या किसी भी पॉइंट पे, किसी लाइन पे, ठीक है। सो जब स्टेडी करंट रहा तो कोई एक्यूमुलेशन कहीं हुआ नहीं, तो क्यों ही करंट डिफर्स करेगा। सो ऑन दिस बेसिस ओनली वी कैन से दैट जो तुम्हारा करंट होता है वो जंक्शंस पे इक्वल होता है। जो हमने ऊपर देखा था कुछ ऐसा वो दिख रहा था, I1 I2 और यहाँ पे जो I था और ये था वो जंक्शन, ठीक है। तो ये स्टेडी करंट के बारे में हम बातें कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड फॉर द स्टेडी करंट। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दे रखा है विद द फिगर 3.15। अब यहाँ पे देखो क्या है, अ जंक्शन द करंट लीविंग I1 प्लस I2 एंड द करंट एंटरिंग इज I3। द जंक्शन रूल जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये रहा अपना I3 और ये रहा I1 प्लस I2 और ये है वो जंक्शन, ठीक है। सो एट द पॉइंट H, पॉइंट H कहाँ पे, ये रहा पॉइंट H, ओके। सो करंट एंटरिंग इज I1
देयर इज ओनली वन करंट लीविंग एच एंड द जंक्शन रूल दैट विल बी I1, ठीक है। तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे I1 सिर्फ गया हुआ है तो यहाँ पे भी तो I1 ही मिलने वाला है। नाउ लेट्स चेक द लूप रूल, उसके बाद हम देखते हैं कैसे लूप में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और द लूप रूल यहाँ पे जो फॉलो होता है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लिख लो एनर्जी कंजर्वेशन, the algebraic sum of the changes in the potential around any closed loop involving the resistors and the cell is 0, and here we are following the energy conservation. Now this rule is also obvious since the electric potential is dependent on the location of the point. Thus, starting with any point, if we come back to the same point, the total change must be 0 in the closed loop. So we do come back to the starting point and hence the rule is अप्लाइड है। तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, अब लूप रूल क्या है? तो अब यहाँ पे देखो दो लूप रूल दे रखा है, AHDCBA। क्या है? AHDCBA। तो ये पहले इस रूप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वापस से सेम पोजीशन पे आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल तो जीरो हो जाती होगी। सो बाय दिस वी कैन से दैट हम अपना लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा लूप दे रखा है दैट इज AHDEFGA, ये ऐसे जा रहा है AHDEFGA, पूरी को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो देखो तुमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, हम देख लेते हैं इसको। पहले हम लूप को देखते हैं, फर्स्ट लूप को AHDB। नाउ यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को देखो तुम कौन सा है, I1 से ऊपर जा रहा है, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? सो यू विल राइट लाइक दिस -30 I1, क्योंकि यहाँ पे ये R है तो तुम ऐसे लिखते होते ना -I1 R। तो यहाँ पे R जो है वो 30, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। नाउ जब तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम लिखोगे +45, +45 इसलिए बिकॉज ये हायर पोटेंशियल से होकर निकल रहा है ना, देखो माइनस पॉजिटिव, तो ये बड़ा वाला है स्टिक यहाँ पे, तो ये एड अप हो जाएगा। नाउ जब तुम जैसे आगे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर यूज हो चुका है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो तुम अगेन यहाँ पे लिखोगे -I1 1I1, देन यू विल मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे 40 है तो तुम लिखोगे -40I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फॉर द लूप AHDCB, ठीक है। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे I3 है ना, ये सॉरी हाँ I3 है, तो यहाँ पे देखो ये I2 वापस यहाँ पे आके मिलेगा, फिर I1 भी यहाँ पे मिलेगा, देन I1 + I2 दैट विल बी इक्वल टू I3। तो यहाँ पे I1 नहीं होगा, ठीक है। सो कीप इन माइंड यहाँ पे I3 होगा। नाउ इसकी जो वैल्यू आएगी ये कुछ ऐसी दिखेगी, -30 I1 +45 वोल्ट -41 I3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ जब तुम दूसरे लूप की बातें करोगे दैट इज AHDEFG, है ना, इसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट होगा? सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द ए पॉइंट्स में स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो तुम कैसे लिखोगे -30 I1, देन जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, फिर नीचे की तरफ देखो, तुम ऐसे मूव करते हो नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे 20 ओम तुम्हें दिखता है। नाउ तुम देखो यहाँ पे I2 की डायरेक्शन अपोजिट है। नाउ नोटिस हियर I2 की जो डायरेक्शन है कुछ इस साइड से आ रही है, तो उसकी वजह से ये तुम्हारा कैसे दिखेगा? अगेन यहाँ पे भी I2 अपोजिट में आ रहा होगा। सो नाउ यू कैन से हियर कि ये कुछ ऐसे बनेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज जो तुमने डायरेक्शन लिया है वो ऐसे डायरेक्शन लिया है, लेकिन करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से +I2 +20 I2। यहाँ पे 1 है 1 ओम, दैट इज वाई मैंने +I2 सिर्फ लिखा है बिकॉज यहाँ पे +1 I2 होगा। नाउ फिर यहाँ पे तुम पोटेंशियल लिखोगे, तो पोटेंशियल देखो तुम इस डायरेक्शन से जब आ रहे हो तो यहाँ पे स्मॉलर वाला है ना, निगेटिव टर्मिनल से होते हुए गुजरना है, तो तुम -80 लिखोगे एंड दैट विल बी इक्वल टू द 0। नाउ दिस इज द लूप रूल एंड वी आर फॉलोइंग द एनर्जी कंजर्वेशन, बाय दिस वी कैन फाइंड इट इजली, ठीक है। नाउ एग्जांपल 3.5 वेयर 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो AC। नाउ यहाँ पे 12 रेजिस्टर्स हैं टोटल, बिकॉज 12 एज पे वो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ ये सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं, सो लेट्स सॉल्व इट। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय द किरचॉफ लूप रूल। यहाँ पे लूप हमें लेना होगा C डैश E के बीच में। तो अब लूप कैसे लोगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट जा रहा है, सो करंट के डायरेक्शन में इसको लेते हैं, सो
आई माइनस आई बाई 2 आर, यहाँ पे भी आर है, देन माइनस आई आर अगेन, देन प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0. सो बाय दिस, तो पहले तुम इसको ऐड कर लो कैसा दिखेगा ये. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, माइनस 5i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10v इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो 5i बाई 2 होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट के. ओके, और यहाँ पे जो i होगा वो तुम्हें मिलेगा 4 एम्पियर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट मिल गया. अब जो देखो इसमें क्या क्या पूछा था, मैं क्या क्या ढूंढना था. तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क एंड करंट अलोंग द ईच एज ऑफ द क्यूब. तो हमें करंट जो है वो 4 एम्पियर मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू गेट द जो तुम्हारे रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, नाउ आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे. अगेन यहाँ पे हम सीरीज लेंगे. ठीक है, सॉरी लूप लेंगे. तो अब इस लूप को देखो अगेन. अब यहाँ पे देखो 3i है और 10 वोल्ट है, और ये जो टोटल क्यूब है तुम इसको एक सिंगल आर इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट कर लो. ठीक है, आर इक्विवेलेंट. तो तुम्हारे ये लूप कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा कुछ. 10 वोल्ट, ये रहा 3i, और यहाँ पे है एक आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो अभी हमें पता करना है आर इक्विवेलेंट कितना है. सो इट इज वेरी सिंपल, 10 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट. ठीक है, इज इक्वल टू 0. एंड यू नो दैट कि जो तुम्हारी करंट की वैल्यू आई है, आई की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 4. सो यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस, 10 divided by 3 into 4 is equal to R equivalent, which is equal to 10 divided by 12. Okay, this is the R equivalent, यानी कि 5/6 ohm. Okay, so let's move to the next page. Now let's highlight this. It should be noted that because of symmetry of the network, the great power Kirchhoff rule has not been apparently in example 3.5. तो यहाँ पे देखो 3.5 में एग्जाम्पल में बोल रहा, जो भी तरीके से इसने सॉल्व किया, मैं नहीं मतलब, बिकॉज हमने जिस तरीके से सॉल्व किया हमारा आंसर मिल गया, और वो काफ़ी इजी तरीका था. ठीक है, सो इन अ जनरल नेटवर्क देयर विल बी नो सच सिंप्लीफिकेशन ड्यू टू सिमेट्री. ठीक है, एंड ओनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल to junctions and the closed loops as many as necessary to solve the unknown in the networks and can be handle the problem. तो कुछ नहीं बोल रहा है कैसे सॉल्व करना है, किरचॉफ रूल को लगा के, किरचॉफ लूप को लगाकर इसको बता रहा है. और किरचॉफ लूप में बस तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है लूप में. ठीक है, और जो एक और जो रूल है जो जंक्शन वाला है, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल 3.6. यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी तुम्हें लूप रूल लगाना है. अब इसको तुम खुद से सॉल्व कर लो. यहाँ पे 3 लूप लग रहे होंगे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्व करने में. सो आई डोंट थिंक सो नीड जैसे एग्जाम माने जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे. बट इट इज नॉट दैट हार्ड. बस यहाँ पे तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करना है, और यहाँ पे 3 लूप को अप्लाई करना है, और तीनों लूप के लेटर ऑन तुम्हें i1, i2 एंड i3 को फाइंड आउट करना है और अपने आंसर्स को लिखना है. ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है. बाकी जो व्हिटस्टोन ब्रिज का जो एक और क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, so let's check the Wheatstone bridge. It is an application of Kirchhoff rule. So this is important, तुम्हें याद रखना है जो Wheatstone bridge है, this is the application of Kirchhoff rules. ठीक है, consider the circuit shown in the figure in which is called as the Wheatstone bridge. और ये ऐसा कुछ दिख रहा होता है, ऐसा कुछ Wheatstone bridge होता है, और ये दोनों कनेक्टेड होता है, बीच से कोई करंट पास नहीं कर रहा होता. ठीक है, I इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे R1, R2, R3 एंड R4 होता है, एंड हियर R1 by R2 दैट इज इक्वल टू R3 by R4. सो इन दिस सिचुएशन जो करंट होता है, सपोज करो करंट थ्रू A एंड B इज इक्वल टू 0. सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हिटस्टोन ब्रिज. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज फॉलोइंग द किरचॉफ रूल. तो यहाँ पे किरचॉफ रूल कैसे फॉलो कर रहा है, इसके एक एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं. काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, लेंदी सा. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस. अक्रॉस द वन पेयर ऑफ डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए एंड सी इन द फिगर और सोर्स इज कनेक्टेड. तो अब देख लेते हैं फिगर कौन सा है. अब ये फिगर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी चीजें मैं बता दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या है, R2 by R1 इज इक्वल टू R4 by R3 होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसको इसलिए लगाया गया है कि हमें पता चल सके कि वो करंट पास हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू 0, तब ये व्हिटस्टोन ब्रिज कहलाएगा. ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी हो या सेल हो जो कनेक्टेड है. नाउ यहाँ पे तुम देखो
यहाँ पे एक रिलेशन है I1 इज इक्वल टू I3, यानी कि ये जो I1 है दैट इज इक्वल टू I3, यानी कि सेम करंट फॉलो होगा, और I2 इज इक्वल टू I4, तो यानी कि I2 इज इक्वल टू I4। देन वी कैन सिंपली से दैट ये काफी हद तक कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, दैट इज R2, R4, R1 and R3 which is connected to the source of energy। सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्टेड है, वो सेल हो या बैटरी हो में मतलब नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पे जो करंट गया, सपोज करो यहाँ पे कुछ करंट गया होगा, वो सेम करंट होगा R2 एंड R4 में। तो दिस इज द रीजन यहाँ पे जो I1 है और I4 है दैट इज इक्वल, ठीक है। बस इन चीजों को देख लो, और यहाँ पे R1 और R3 सीरीज में होगा, R2 R4 सीरीज में होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे ऐसे, ठीक है। तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट्स नॉट दैट हार्ड। तो बस इसमें यही चीजों को लिखा हुआ है। नाउ लेट्स रीड दिस, द लास्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, is resulting the four resistors is called as the balance condition for the galvanometer to give the zero or null deflection। तो हमें ये पता चल रहा है जीरो या नल डिफ्लेक्शन से क्या मतलब है, यानी कि कोई करंट पास आउट नहीं कर रहा वहां से, ठीक है। सो द व्हिटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है, तो तुम लाइक अ यूनिटरी मेथड किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ तो यहाँ पे देखो एक तरीका दे रखा है कैसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। R4 अगर तुम्हारे पास अननोन है तो R2 डिवाइडेड बाई R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा R3, और तुम R4 फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कीपिंग द नोन रेजिस्टेंस, सॉरी, कीपिंग द नोन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड आर्म ऑफ द ब्रिज, और R3 जो है वो भी नोन है, तो तुम देखोगे कि हमें नल डिफ्लेक्शन लेना है, और R4 को तुम ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स सॉल्व इट विथ वन एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। तो सोचो कि ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, और ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ तुम देखोगे कि एक व्हिटस्टोन ब्रिज है, एक बैलेंस कंडीशन है, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी लगी हुई है। नाउ यू विल सी दैट यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन है, नल यानी कि करंट जो फ्लो आउट हो रहा है थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सिंपली से, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 4 ओम। एंड वेरी सिंपली तुम कह सकते हो कि अननोन रेजिस्टेंट हमारा 4 ओम है, और यहाँ पे जो करंट है, करंट इन 5 ओम एंड द 2 ओम इज सेम, एंड करंट इन द 10 ओम एंड द अननोन रेजिस्टेंस विच इज द 4 ओम, नाउ यहाँ पे वो करंट सेम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द एग्जांपल 3.7। नाउ अब देखो यहाँ पे एक और लाइन है जो यहाँ पे छूट रहा था, द प्रैक्टिकल डिवाइस यूजिंग द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द मीटर ब्रिज, ठीक है, जिसको हम देखेंगे मीटर ब्रिज। आई थिंक दिस इज इन द सिलेबस, ओके, न्यू एनसीईआरटी से इसको इसने रिमूव कर दिया है। तो मीटर ब्रिज होता क्या है उसको मैं बस यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एनसीईआरटी से तो उसने रिमूव कर दिया, बट ये सिलेबस में है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज कुछ नहीं होता, 2 लेंथ होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये लेंथ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, एक जॉकी से एक गैल्वेनोमीटर सपोज करो यहाँ पे कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे हमें एक नल पॉइंट मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एक हमें नल पॉइंट मिलता है, तो वो x लेंथ का होता है, और जो दूसरा साइड हुआ वो 100 माइनस एक्स का हुआ। तो 100 क्या है, हमने इसको, ये जो लेंथ है वो हमने 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का मान रखा है, ठीक है। सो वेरी सिंपली तुम कह सकते हो यहाँ पे जो R1 है और यहाँ पे जो R2 है, नाउ दिस R1 डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। तो तुम कह सकते हो दिस इज वेरी सिमिलर टू द व्हिटस्टोन, और ये इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और तुम ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास जो तुम्हारी जो बैलेंस कंडीशन आ रही है वो 20 सेंटीमीटर पे आ रही है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ये जो x है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ तुम्हारा जो एक रेजिस्टेंस है, सपोज करो कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, एक नोन है और एक अननोन है। तो तुम्हारी जो नोन रेजिस्टेंस है दैट इज R2, और वो है सपोज करो कि 60 ओम की नोन रेजिस्टेंस है। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है R1 क्या है, तो R1 जो x है जो तुम्हें नहीं पता, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वेरी सिंपली x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, सो दैट इज इक्वल टू
तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 90 दैट इज 80। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स रेजिस्टेंस जो तुम्हारा अननोन है उसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो वेरी सिंपली। अब देखो, 0 से 0 को कैंसिल आउट करो, 2 से 4 एंड 4 से 15, यानी कि ये जो तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस था जो R1 था दैट इज इक्वल टू 15 ओम्स। वेरी सिंपली यू हैव फाउंडेड दैट। और यही मीटर ब्रिज का बस एक कंडीशन है जो होता है, बस हो गया, मीटर ब्रिज यही है। सो लेट्स इरेज दिस, क्योंकि मुझे अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो तुमने समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा तो पॉज करो और इसको फिर से समझ लो, ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है दैट इज एग्जांपल 3.7, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कंडीशन नहीं है। ये मीटर ब्रिज तो है बट वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो नल पॉइंट है वो अचीव नहीं हो पा रहा और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास आउट कर रहा है, ठीक है, दैट इज IG। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। नाउ यहाँ पे सारे जो तुम्हारे हैंड्स हैं, जो आर्म्स हैं, उसके रेजिस्टेंस दे रखे हैं दैट इज 100 ओम, 10 ओम, 5 ओम एंड 60 ओम। सो वी आर गोइंग टू फाइंड IG क्या है, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सो लेट्स सॉल्व इट अगेन। यहाँ पे तुम्हें किरचॉफ लूप अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 लूप्स नहीं, यहाँ पे 3 लूप्स अप्लाई होंगे। तो पहला लूप कुछ ऐसा होगा, दूसरा लूप कुछ ऐसा होगा, और तीसरा लूप कुछ ऐसा होगा। मतलब तुम किसी डायरेक्शन से ले सकते हो, बाकी अपने करंट की वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं। अगर निगेटिव आई तो तुम्हारे डायरेक्शन अपोजिट है, पॉजिटिव आई तो तुम्हारी डायरेक्शन करेक्ट है। सो लेट्स गो विथ फर्स्ट लूप दैट इज BADD, ठीक है। तो फर्स्ट लूप हमारा कैसे दिख रहा होगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें प्लस करना होगा दैट इज 100I1, फिर नीचे आओगे फिर निगेटिव होगा दैट इज 60I2। अब तुम डायरेक्शन यहाँ पे देखते चलो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट निगेटिव लेना है और अपोजिट टू द डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। नाउ जब तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो देखो IG ऊपर से आ रहा है, यानी कि अगेन अपोजिट है। नाउ दैट इज इक्वल टू 15IG एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये अपना फर्स्ट लूप है। नाउ द सेकेंड लूप दैट इज BCDD। तो ये क्या है, ये ऐसे हम अपोजिट नहीं आ रहे, हम सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम अपोजिट लेना होगा, ठीक है। सो -10I1 प्लस 10IG। प्लस 10 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली। फिर तुम जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। सो ऐड में करो 5I2 प्लस IG। फिर जब ऊपर की तरफ तुम जाओगे तो तुम्हें अगेन अपोजिट डायरेक्शन लेना है। सो दैट इज प्लस 15IG एंड एज अ होल ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसा दिख रहा होगा, -10I प्लस 10IG प्लस 5I2 प्लस 5IG प्लस 15IG। सो दैट इज इक्वल टू प्लस 15IG प्लस 5IG 20IG हो गया, प्लस 10IG यानी कि 30IG हो गया। सो -10I प्लस 5I2 प्लस 30IG दैट इज इक्वल टू 0। ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 5 के ये सारे मल्टीपल्स में, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 2I1 प्लस I2 प्लस 6IG इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गए। अब जो हमारा थर्ड लूप क्रिएट होगा, तो इसको देखो यहाँ पे लिखते हैं। तो नाउ थर्ड लूप का जो लूप होगा उसकी नाम को लिख लो दैट इज AD। A हो गया, D हो गया, C हो गया, देन ADC है, ठीक है, ऐसे वाला है टोटल। नाउ अब इसको देखो तुम कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे I2 है यानी कि -60I2, फिर -5I2 -5IG देन प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब देख लो सारे तो अपने करेक्ट है ना। ओके, तो -60I2 करेक्ट है, -5I2 -5IG ठीक है, प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। सो ये कैसा दिख रहा होगा, -65I2 -5IG प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये अपना सेकेंड केस हो गया, जिसको तुम कैसे लिख सकते हो, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दे तो -13I2 -IG इज इक्वल टू -2। तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू
13 IG नहीं 13 I2 है ना प्लस IG, तो ये अपना इक्वेशन 3 हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन 3 जो कि सबसे सिंप्लीफाइड है। दिस इज द इक्वेशन 2, देन ऊपर की तरफ है इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए IG की। नाउ अगर हमें I2 का वैल्यू पता हो तो हम IG की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I2 देखो तुम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखो I2 की वैल्यू कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ओके, तो यहाँ पे है I2 और यहाँ पे भी है I2। तो चलो इन दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम इसको कटा सकें या इसको मतलब नेगलिफाई कर सके। तो अगर क्या हो कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं I2 को 60 से, नहीं 60 से नहीं, वेट, तो क्या हो कि अगर हम इन दोनों जगह पे से I2 को नहीं सॉरी I1 को नेगलेक्ट आउट कर सके, ठीक है, तो I1 को अगर हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमें I2 मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट, मुझे I2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ IG, तभी तो यहाँ पे I2 को IG लिखोगे और यहाँ से फाइंड आउट कर सकोगे आंसर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें I1 को रिमूव आउट करना है और इसके I2 को IG के टर्म्स में लेना है। तो तुम क्या करोगी, तो अगर हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -50 से, तो तुम कह सकते हो कि हमारा I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस हो सकता है, तो चलो इसको देखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, दैट इज 100I1 -60I2 प्लस 15IG। नाउ ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 0 के तो ये भी इक्वल होगा ना, अगर मैंने -50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। 100I2 माइनस हो जाएगा 50, नहीं 100I1 है ना, ये 100I1 है, वेट 100 वेट सो ये हो गया 100I1। फिर से इसको मैंने -50 से किया तो ये हो जाएगा -50I2। ओके, अब ये 6IG जो है ये क्या हो जाएगा, -300IG। तो इसको कैंसिल आउट करो, तो तुमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू बचा, तुम I2 को अब इस साइड लेके आओ, तो कुछ ऐसा बचेगा 10I2 इज इक्वल टू 315IG। ओके, यानी कि I2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 31.5IG। नाउ हमें I2 मिल गया IG के टर्म्स में। नाउ वी कैन से दैट 2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 प्लस 1 IG। सो 2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 32.5 IG। तो तुम कह सकते हो IG इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 32.5। So after solving this, you'll get your value somewhere around like 2 divided by 3250 plus 67.5 which is equal to, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करा। वैसे करने की जरूरत नहीं थी, काफ़ी एक लेंथी क्वेश्चन है, बट इट्स ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ अब इसको करो, अगर तुमने मिली के फॉर्म में लिया यानी कि 10⁻³ लिया तो यहाँ पे 1230 ले सकते हो। तो इसने तुमने 3 0 को नेगलेक्ट किया, तो क्या आंसर वैल्यू आएगा तुम्हारा। ओके वेट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे ऐड कैसे कर लिया विदाउट 13 के फॉर्म्स में इसको लिए हुए, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ना, तो ये 31.5 होगा। 13 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 प्लस 1, ऐसे तुम इसको फाइंड आउट करोगे, तब तुम्हारी जो वैल्यू आएगी 31.5 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी 31.5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक एडिशन 1 आ जाएगा +1, इनको अब रिमूव कर दो। ठीक है, तो IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, IG विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 प्लस 1। सो ये वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3150 प्लस 3 and 9 plus 1। So after solving this you'll get your value, देख लो क्या वैल्यू आ रहा है, which will be equal to 4.87 मिली एम्पियर, यानी कि 5 से कम आना चाहिए था, somewhere around। So by this you can solve that। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन नीट में तो नहीं आ सकता बिकॉज इट्स क्वाइट लेंदी और इसको सॉल्व करने में 3 मिनट तो आराम से लग जाएंगे अगर बिना एक्सप्लेन किए भी सॉल्व करो तो. सो लेट्स डू द समरी. नाउ बिफोर गोइंग टू द समरी मैं एक बल्ब के बारे में बता देता हूँ बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं बल्ब से. तो सपोज करो ये बल्ब है और ये सीरीज में है. ठीक है, तो इसके पावर को तुम कैसे लिखोगे, पावर जो कंज्यूम हो रहा होगा तुम इसके पावर कंज्यूम को ऐसे लिखोगे 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3. ओके, सो दिस आर इन द सीरीज. तब मैंने इस कंडीशन में ऐसे इसको लिया पावर कंजम्पशन को. अगर ये बल्ब पैरेलल में रहे होंगे, कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा, सपोज को बल्ब है कोई, तीनों जल रहे हैं, इनके पावर कंजम्पशन को तुम कैसे लिखोगे. इनका इक्विवेलेंट पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 ऑफ फर्स्ट बल्ब, P2 ऑफ सेकेंड बल्ब एंड P3 ऑफ थर्ड बल्ब. नाउ कौन सा बल्ब ब्राइटर चलेगा इन द सीरीज. तुम्हें एक चीज ध्यान देना है, सीरीज में तुम्हारे जो फॉर्मूला होते थे पावर के कैसे होते थे, I²R, यानी कि पावर सबसे हाईएस्ट उनका होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन सीरीज. बट तुम जब पैरेलल की बातें करते थे तो पावर हम लिखते थे ऐसे लाइक V² डिवाइडेड बाई R, यानी कि पावर इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसका पावर सबसे कम होगा. सो यू हैव टू कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड. ठीक है, बस हो गया. इससे आई थिंक PYQ था इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे. सो लेट्स डू द समरी. Point 1, current through a given area of conductor is the net charge passing per unit time through the area. So it's nothing but the current का definition है. ठीक है, now second, to maintain the steady current we must have the closed circuit in which the external agency moves electric charges from lower to higher potential energy. So the work done per unit charge by the source of taking the charge from lower to higher potential energy from one terminal to the of the source to the other terminal, that is called the EMF, electromotive force. यहाँ पे मैं ध्यान देना है, note that EMF is not a force, it is the voltage difference between the two terminals of the source in the open circuit. Open circuit यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा वहां पे, तब हम EMF को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, यहाँ पे जो चार्ज है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये खुद से तो ऐसा करने से रहे क्योंकि ये लोअर टू हायर पोटेंशियल नहीं जाते. ठीक है, नाउ पॉइंट 3, दैट इज द ओम्स लॉ, दैट इज वेरी सिंपल, V इक्वल टू IR. V यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और R इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट. ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और इसका 1 ओम जो होता है दैट इज वेरी सिंपल, V इक्वल टू IR. सो R इज इक्वल टू ओम, दैट इज V डिवाइडेड बाई I. तो V है तुम्हारा वोल्ट पोटेंशियल वाला और I जो है दैट इज एम्पियर. सो वोल्ट पर एम्पियर दैट इज ओम. नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 4 जहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा है, दैट इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया. यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है रो जो है that is nothing but the again proportionality constant for the resistance, and this is dependent on the material and it depends on the temperature and pressure. This is important. तुम कह सकते हो ये जो रेजिस्टिविटी होता है डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर पे और डिपेंड्स करता है प्रेशर पे, और ये डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. नाउ पॉइंट नंबर 4, electrical resistivity of a substance varies over very wide range. We know that metal का low resistivity होता है because उसकी resistance low होती है because it is a conducting. यहाँ पे देख सकते हो. and insulator like glass rubber उसकी high resistivity होती है, यानी कि उसके resistance ज़्यादा होते हैं, उसको conductivity नहीं करनी होती. that is the reason. now जो तुम्हारे semiconductors होते हैं silicon and germanium types के, तो ये middle range पे दोनों के बीच में रहते हैं. ठीक है, so we have seen this in the text. यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है जो तुमने टेक्स्ट में नहीं देखा हो. टेक दिस एज अ रिवीजन, बस तुम रिवाइज करो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कुछ हमें न्यू पॉइंट्स मिल सकते हैं बट हियर ऑल द पॉइंट्स आर फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली. ठीक है, सो इन मोस्ट सब्सटेंसेस द कैरियर्स ऑफ करंट आर इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कंडक्टर के बारे में मेनली बोल रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर मोबाइल. जो कि पॉजिटिव आयंस है दे आर नॉट मोबाइल और वो प्रोटॉन्स की तरह हम उसको बिहेव करते हैं, वो देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आयोनिक क्रिस्टल है एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है. सो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस कैरी द इलेक्ट्रिक करंट. किस कंडीशन में, जब वो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं एंड इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स हैं. तो उस कंडीशन में होता है इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड हो जाए वहां पे हम देख सकते हैं, या आयोनाइज्ड गैस हो जाए, तो वहां पे दोनों जो तुम्हारे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों चार्ज को कैरी करते हुए देखे जाते हैं. बट इन द सॉलिड कंडक्टर्स बस हमें निगेटिव चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रॉन
ऐसा करते हुए देखा जाता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है ये फिक्स्ड होता है इन द सॉलिड कंडक्टर्स। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी के बारे में दे रखा है, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट द करंट डिवाइडेड बाई एरिया, इसको हमने काफी अच्छे से देखा था, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी के लिए, देख लो, बस इसी से तुम आगे पीछे करके निकाल सकते हो। करंट डेंसिटी को यहाँ पे क्या करता है, करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसको कैसे किया है, आई इज इक्वल टू तुम जानते हो NEAVD होता है, तो यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो रहा है, और करंट डेंसिटी जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू NEVD। यहाँ पे जो VD है दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E जो है वो चार्ज है, और जो N है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो N इज द नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कैरियर्स, और यहाँ पे जो Q है दैट इज निगेटिव E, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बातें कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो हमारा एरिया या जो भी हम देखते हैं वो हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया A। और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं देखा जाता, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 8, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। नाउ आई को तुम जानते हो वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ पे इसने क्या की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की है, हमें कोई टेंशन नहीं, बिकॉज हमने इसको काफी ढंग से देख रखा था, और इसमें हमने बस यही देखा था जो तुम्हारी वेलोसिटी जो होती है उसको हम टर्म्स में किस किस तरीके से लिख सकते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो टर्म्स है उसको हम कैसे लिखते हैं VD। और ये जो एवरेज तुम लेते हो ये फाइनल का एवरेज है, बट तुम इनिशियल का जब एवरेज ले रहे होते थे तो तुम इसको ऐसे लिखते थे EE/m, ठीक है। और यहाँ पे तुम इसको 0 लेते थे, और जो तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती थी वो कुछ ऐसी आती थी, ठीक है। और तुम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे भी लिखते थे, I इज इक्वल टू NEAVD। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तुम बराबर लिख सकते हो ऐसे I डिवाइडेड बाई NEA, ठीक है। तो अब तुम इन दोनों इक्वेशंस को कैंसिल आउट करो, जो करना है करो, और तुम बाकी की सारी डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसको ला सकते हो। अब कैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में ला सकते हो, अब फॉर एग्जांपल तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो ये M ऊपर चला जाएगा, तो MI डिवाइडेड बाई NE² A, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू MI/NE² A। तो तुम पोटेंशियल कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हो V इज इक्वल टू MIL डिवाइडेड बाई NE² A। अब तुम पोटेंशियल मिल गया तो ओम्स लॉ से तुम IR लिख सकते हो रेजिस्टेंस के लिए, तो I से I तुम कैंसिल आउट करोगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई NE² A। नाउ तुम रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज रेजिस्टिविटी LA दैट इज इक्वल टू ML NE² A, ठीक है। यहाँ पे हमें टाउ की वैल्यू देनी थी ना, टाउ रह गया हमारा, रुक जाओ, यहाँ पे टाउ था, टाउ होगी, मतलब एक ही बात है, तुम देख सकते हो यहाँ पे सब जगह टाउ लगा लो, ठीक है। टाउ जो होता था वो टाइम गैप होता था बिटवीन टू कॉलिजन्स, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो तुम ऐसे करके यहाँ से L को कैंसिल आउट करो, यहाँ से A को कैंसिल आउट करो, तो तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल टू M डिवाइडेड बाई NE² टाउ। तुम्हें अब कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना हो तो इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी के, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा NE² टाउ डिवाइडेड बाई M। तो हमने डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, एंड ऑल्सो दिस इज इन द PYQ, जहाँ पे PYQ में हमें डिफरेंट वैल्यूज को पूछा गया था, और जहाँ पे बच्चे गलत कर गए थे वो मैथ 2 कॉलम्स था। सो यू कैन सी कि कितने आसानी से, बस तुम अगर 2 वैल्यूज के ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के 2 वैल्यू को जानते हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से सबको फाइंड आउट करोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू QE इन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल ड्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, काफी ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे ऐसे वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू को दिया है, ठीक है। नाउ रेजिस्टिविटी की वैल्यू को हमने ऐसे आप सॉल्व कर रखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 9 देखो, इन द टेम्परेचर रेंज इन विच रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद द टेम्परेचर, the temperature coefficient of resistivity that is alpha is defined as the fractional increase in resistivity per unit increase in the temperature. This is nothing, बस तुम्हें याद रखना है जो resistivity है that is equal to resistivity at the 0 1 plus alpha delta t, एक फॉर्मूला होता है। सिमिलरली तुम रेजिस्टेंस के लिए भी तुम लिखते हो। नाउ पॉइंट नंबर 10 देखो, Ohm's law is obeyed in many substances but it is not the fundamental law of nature. So this is important, जिसमें हमें ये पता चलता है ओम्स लॉ ओबे तो हो रहा है कई जगह पे, बट वो एक फंडामेंटल लॉ नहीं है नेचर का।
ये कई जगहों पे फेल होता है। तो इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो जाएगा, इफ v डिपेंड्स ऑन i नॉन लीनियरली, हमें पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, बट अगर ये एक लीनियर कर्व ना होके, एक लीनियर लाइन में ना होके एक हल्का कर्वी सा टाइप ले ले, तो तुम कहोगे कि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, जिसके केस को हमने देखा था। ठीक है, इन द सेकेंड कंडीशन द रिलेशन बिटवीन v एंड i डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ v फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v। ऑफकोर्स हमने इसको भी देखा था डायोड वाली सिचुएशन में, जहाँ पे अगर तुमने डायोड को निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल्स में हम ले रहे थे, तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में कुछ करेंट्स के डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता था डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। पॉइंट नंबर सी, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉन यूनिक, ये भी थर्ड पॉइंट हमने देखा था। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एन एग्जांपल देखो ऑफ ए इज व्हेन द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ आई इवन द टेम्परेचर इज केप्ट फिक्स्ड। सो ए रेक्टिफायर कॉम्बाइन फीचर ए एंड बी जी एस सोन इन द फीचर सी। तो ये पीछे की तरफ के ग्राफ के बारे में बातें कर रहा है, जिसमें हमने डिफरेंट ग्राफ्स को देखा था। तुम लेक्चर 1 में इसको देख सकते हो, काफी क्लियरली हमने इसको देखा था। ठीक है, यहाँ पे जो जी एस है एक अलॉय है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का, और जहाँ पे हमने देखा था ये भी ओम्स लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा था। नाउ व्हेन अ सम सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, व्हिच इज अ पोटेंशियल नॉट अ फोर्स, इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द वोल्टेज दैट इज वी एक्सटर्नल अक्रॉस आर इज गिवन बाय। तो ये जो वी एक्सटर्नल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो आर है दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो तुम्हारा वी एक्सटर्नल होगा दैट विल बी इक्वल टू आई को तुम ऐसे लिख सकते हो, ये छोटा वाला आर इंटरनल रेजिस्टेंस है इनटू कैपिटल आर। ठीक है, वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये काफी स्मॉल होते हैं, कई बार हम इसको नेग्लेक्ट भी कर लेते हैं, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बट जब तुम ड्राई सेल्स की बातें करते हो तो इस चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड वी हैव सीन दिस पॉइंट इन द एनसीईआरटी, जिससे स्टेटमेंट क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द किरचॉफ रूल्स। नाउ व्हाट इज द किरचॉफ रूल? यहाँ पे हमने दो रूल देखा था, एक जंक्शन का, एक लूप का। जंक्शन वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर रहा था और लूप वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहा था। ठीक है, इन जंक्शन रूल हमने देखा था करंट के बारे में। सपोज करो ये आई है और ये I1 I2 है, तो इस जंक्शन पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, सो अब इसको देखो, एट एनी जंक्शन द करंट एलिमेंट, सॉरी सर्किट एलिमेंट के किसी जंक्शन पे, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग इट। बिकॉज जब तुम स्टेडी करंट की बातें करते हो तो कोई ऐसा जंक्शन नहीं होता या कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ पे चार्ज की होल्डिंग हो या चार्ज कहीं फंस के रह जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि I1 और I2 सिमिलर होते हैं, मतलब I1 I2 इक्वल हो जाते हैं I के। ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन किस केसेस में होता है? इन द करंट विच इज स्टेडी। ठीक है, तो स्टेडी करंट में हम यूज करते हैं। और इस चैप्टर में जो हम इस चीज को तब देख रहे हैं, तो तुम्हें पता होनी चाहिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो डीसी पे बेस्ड है। ठीक है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट के बारे में बेस्ड है। तो यहाँ पे स्टेडी केसेस ही हम देखते हैं सिर्फ। ठीक है, so let's move to the loop rule, which is conservation of energy. Now the algebraic sum of changes in the potential around any loop must be zero, जिसको हमने देखा था। सपोज करो कि कोई लूप है जिसमें रेजिस्टेंस है, उसके डिफरेंट सेल्स हैं, या फिर करंट फॉलो हो रहा है, डिफरेंट लूप्स हैं। ठीक है, तो उन सारे लूप्स को हम डिफरेंट फॉर्म्स में बांटते थे और उसके फाइनल वैल्यू को हम जीरो लेके उसको सॉल्व करते थे। नाउ व्हाट वाज द व्हिटस्टोन ब्रिज? व्हिटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, बस एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टर्स का, दैट इज R1 से लेकर R4 तक, और जिसके एक नल पॉइंट होते हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो होता है, यानी कि करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा था। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन, और उस बैलेंस कंडीशन के लिए इन चीजों को कंप्लीट होना पड़ता है। ठीक है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ओके, यूजिंग विच द वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड नोइंग द अदर 3 रेजिस्टेंस। ये भी हमने एग्जांपल के साथ सॉल्व करा था, सो डोंट वरी। नाउ दिस इज द यूनिट डायमेंशन वाला पोर्शन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ करंट के लिए तुम जानते हो दैट इज इक्वल टू Q/T। Q हो गया कूलम्ब और T हो गया टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट विच इज एम्पियर, इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज तुम फंडामेंटल यूनिट में देखते हो ना, यहाँ पे जो करंट होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि M होता है, L होता है, T होता है, फिर तुम्हारा टाइम होता है, सॉरी टाइम तो हमने ले लिया, फिर तुम्हारा करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, मोल की वैल्यूज होते हैं। तो ये 7 टाइप के होते हैं, तुम्हें बस उसको ध्यान में देना है। ठीक है, नाउ चार्ज के लिए तुम कैसे लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू IT, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम, ये चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा क्लियर। नाउ वोल्टेज हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, EMF हो, इन दोनों का सेम रहता है। देखो ये रहा वोल्टेज और ये रहा EMF,
ईएमएफ में बस एक ही चेंज होती है, यहाँ पे करंट जो होता है ना फ्लो नहीं हो रहा था, ओपन सर्किट के लिए हम डिटरमाइन करते हैं ईएमएफ को। बाकी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज हम क्लोज सर्किट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज क्वाइट सिंपल। तुम इसको कैसे याद रखना, ऐसे याद रखना, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो अगर एनर्जी की वैल्यू एम एल टू टी माइनस टू है डायमेंशंस, और क्यू की वैल्यू 80 है, तो तुम ऐसे करके वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ फॉर रेजिस्टेंस दिस इज अगेन क्वाइट सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर। तो तुम पोटेंशियल से डिवाइड करना करंट को, रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टिविटी के लिए भी काफी ज्यादा सिंपल है, दैट इज ओम मल्टीप्लाइड बाई मीटर। तो तुम क्या करोगे, जब तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस को तुम ऐसे लिखना, रो एल ए लिखना, यानी कि उसको एल से मल्टीप्लाई कर देना उसके डायमेंशन को, तो तुम्हें रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। नाउ कंडक्टिविटी क्या होता है, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जब तुम्हें रेजिस्टिविटी मिल जाए तो उसको उल्टा कर देना, तो वो तुम्हारी कंडक्टिविटी हो जाएगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स के डायमेंशन से क्यू के डायमेंशन को डिवाइड कर देना। ड्रिफ्ट स्पीड कुछ नहीं, वेलोसिटी का डायमेंशन बोल रहा है। रिलैक्सेशन टाइम भी कुछ नहीं है, बस ये टाइम के डायमेंशन को बोल रहा है। नाउ करंट डेंसिटी क्या है, करंट डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि एम्पियर टू द पावर 1 एंड मीटर टू द पावर -2। नाउ व्हाट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके डायमेंशन को तुम लिख सकते हो काफी इजीली से। नाउ जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द पॉइंट्स टू पॉन्डर, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स टू पॉन्डर है, यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, एंड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, देन विल सी दैट इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज करंट इज द स्केलर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वी नो दैट कि उसके पास एक डायरेक्शन होता है। सपोज करो ऐसे डायरेक्शन फ्लो होता है, या ऐसे एक डायरेक्शन फ्लो होता है पोटेंशियल के अक्रॉस। सो व्हाई वी आर सेइंग दिस इज नॉट अ वेक्टर बट अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। सो दिस इज द रीजन, इसको हम लोग वेक्टर में नहीं डालते, स्केलर बोलते हैं। एंड ऑल्सो जब तुम करंट डेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ना ही कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस ऑल आर शोइंग दैट कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ पॉइंट नंबर 2, that is refers to the VI curve of resistor and diode as drawn in the text. A resistor obey the Ohm's law while diode does not. ठीक है, we know that. The assertion that V is equal to IR is statement of Ohm's law is not true. The equation defines resistance and it may be applied to all conducting devices whether it obeys Ohm's law or not. Now the Ohm's law assert that the plot of current versus potential is linear and V is independent of potential. तो इससे हमें यही पता चलता है, ये जो स्टेटमेंट होता है ना V इज इक्वल टू आई आर, ये सारे कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए ट्रू नहीं होता है, बिकॉज वी नो दैट ओम्स लॉ इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो इस बेसिस पे हम एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि जो सारे कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे इसने बोला ऐसे कि V इज इक्वल टू आई आर इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू। दिस इक्वेशन डिफाइंस रेजिस्टेंस एंड इट में अप्लाई टू ऑल कंडक्टिंग डिवाइसेस whether it obeys Ohm's law or not. Okay, so the Ohm's law assert that the plot of I versus V is linear. ऐसा कुछ होता है ना, अगर ये I है और ये V है तो ये लीनियर होगा, और ये R से इंडिपेंडेंट होगा पोटेंशियल। ठीक है, तो तुम एक और फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो जे लीड्स टू द अनदर स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो अब देखो ये कैसा है, तुम्हें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और तुम R को कैसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई, R को तुम लिख सकते हो रो एल ए। तो तुम अगर इस L को V के नीचे लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा V बाई एल, और ये हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी और रो। तो तुम वी आई इज इक्वल टू आई आर से इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो वेरी इजली। तो तुम कह सकते हो कि ये भी एक तरीके से ओबे कर रहा है ओम्स लॉ को, दैट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल ओबेज द ओम्स लॉ व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम कह सकते हो ओम्स लॉ तब वो मटेरियल अप्लाई करता है, कौन सा मटेरियल, जो कि मटेरियल कंडक्टिंग है, मटेरियल वो कंडक्टिंग है, एंड ओबेज द ओम्स लॉ जब रेजिस्टिविटी, जो उसकी रो रेजिस्टिविटी है, ओबे नहीं करती या डिपेंड नहीं करती मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, सो देन वी कैन से दैट इट इज ओबेइंग द ओम्स लॉ। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड, जिसमें हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड द रेजिस्टिविटी रो, जिसमें हमें ये पता चलता है ओम्स लॉ वो ओबे कर रहे हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से और उसके मैग्नीट्यूड से, नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 3, that is the homogeneous conductors like silver, that is Ag, or semiconductors like the pure germanium and the germanium containing impurities, यानी कि डॉपिंग होने के बाद obey the Ohm's law within some range of electric field values. In the field becomes too strong, they are departures from the Ohm's law in all cases. तो मैं यहाँ पे एक बोलने को मिल रहा है जैसे कि सिल्वर है या सेमी कंडक्टर है, आफ्टर डॉपिंग या बिफोर डॉपिंग, वो भी कई हद तक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कुछ रेंज तक इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो ज्यादा स्ट्रांग होता है तो डिपार्चर कर जाते हैं अपने ओम्स लॉ को फॉलो करने से. ठीक है. नाउ लेट्स सी द पॉइंट नंबर 4, that the motion of conduction of electrons in electric field E is the sum of point 1, that is motion due to the random collision, we know that. Point 2, that due to the electric field. Point 3, point 3 नहीं है, the motion due to the random collision averages to 0 and does not contribute to the drift velocity. We have seen like this, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था, v final is equal to v initial, यहाँ पे हम एवरेज के बारे में बातें कर रहे होते थे, प्लस ई एम. ठीक है. तो यहाँ पे जो इनिशियल था वो 0 हो जाता था एवरेज वैल्यू, दैट इज वाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिपेंड नहीं करता इनिशियल वैल्यूज पे. ठीक है. तो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कौन? एवरेज कोलिजन. ठीक है. सो दस ओनली ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा होता है. तो यहाँ पे देख लो, ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको तुमने रिप्रेजेंट करा है वी एफ से, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंड इट इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. ठीक है. बाकी जो इनिशियल कोलिजन के जो वेलोसिटीज थे उस पर वो डिपेंड नहीं करता बिकॉज एवरेज कंडीशंस में वो 0 हो जा रहे थे. ठीक है. नाउ द रिलेशन दैट इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू resistivity into V should be applied to each type of charger carriers separately. In a conducting wires, the total current and charge density arises from both positive and the negative charge. ठीक है. So this thing is important कि current, total current जो होता है, charge density arise होता है because of both positive and the negative charge. यहाँ पे इसने दे रखा है. Now in the neutral wire carrying the electric current, ये एक और वैल्यू दे रखा है. फर्दर जब तुम रेजिस्टिविटी को 0 ले लेते हो तो जो करंट डेंसिटी होता है वो दैट इज इक्वल टू रो इंटू वी. तो देख लो इसको क्या बोलना चाहता है, ये है क्या, करंट डेंसिटी क्या है, आई डिवाइडेड बाई ए है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू वी. तो इस वैल्यू से हमें बस एक ही चीज पता चल रही है, दैट इज करंट डेंसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी. ठीक है. रेजिस्टिविटी इंटू वेलोसिटी. नाउ यहाँ पे जो रिलेशन है, जो डेंसिटी और रो वी के बीच में जो रिलेशन है, does not apply to the total current charge density. ठीक है. So you'll have to keep in mind the relation, this relation does not apply to the total current charge density. And now this is important because यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं स्टेटमेंट वाले. ठीक है. और तुमने स्टार्टिंग में देखा था ये जो फॉर्मूला था अप्लाई हो रहा था ईच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर सेपरेटली इन अ कंडक्टिंग वायर. जो टोटल करंट एंड द चार्ज डेंसिटी अराइज हो रहा था वो अराइज क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस. तो यहाँ पे हमने उसको देखा था कैसे अराइज हो रहा है वो, फिर यहाँ पे भी हमने देखा कैसे अराइज हो रहा है. फिर हमें एक और चीज पता चलती है कि ये सारे के सारे टोटल चार्ज डेंसिटीज पे अप्लाई नहीं होता ये फॉर्मूला, ये रिलेशन. ठीक है. सो इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, जो इंपॉर्टेंट बात है बस उसको ध्यान दो, ये टोटल पे डिपेंड नहीं करता, टोटल चार्ज डेंसिटी पे. नाउ पॉइंट नंबर 6, द किरचॉफ जंक्शन रूल विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन विच आउटगोइंग करंट जो होता है वो एड अप होता है और इक्वल होता है इनकमिंग करंट के. नाउ जो तुम्हारा किरचॉफ लूप रूल है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है. Now, bending and reorienting the wire does not change the validity of Kirchhoff junction rule. This is also important. Now, अब उसको बेंड कर दो या दूसरे तरीके से ओरिएंट कर दो तो उसके इनकमिंग और आउटगोइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप्लाई तभी होता रहेगा. ठीक है. So we are done with the chapter and we completed all the points line to line along with the exercise points to ponder and the unit dimensions वाले portion को भी. So thanks for watching and stay connected. Bye.